ये जाली जाली के जैसे दिख रहा होगा। इसके नीचे में जस्ट यहाँ पे देखो तुमको पाया मैटर दिख रहा है, फिर पाया मैटर, और पाया मैटर ये रेड कलर के सरफेस के साथ में अटैच्ड है, और यही तुम्हारा क्या है, ब्रेन। एक्चुअली में फ्लूइड के बारे में इसमें भी नहीं दिखाया गया, तो तुमको बीच बीच में गैप दिख रहा है ना, गैप, इसमें तो छोटे छोटे गैप्स, हालांकि छोटे ही गैप्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अब हीरो बनकर के आएगा सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, यहाँ से फेंक फेंक के बाहर निकालेगा सारे सोडियम आयन को, और ऊपर से फेंक फेंक के अंदर लेकर के आएगा किसको, सारे के सारे पोटेशियम आयन को। और इसी के बारे में हम लोगों ने अभी पिछले वाले टॉपिक में लिखा हुआ था कि एक एटीपी खर्चा करेगा ये 2 सोडियम को ऊपर भेजने के लिए, 3 पोटेशियम को अंदर लाने के लिए। जैसे याद करो केमिस्ट्री में भी देखे हुए थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ रहा होगा कुछ, क्लियर। वैसे ही यहाँ पे भी ये तुम्हारा मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड अ स्टिम्युलस, उसको रिस्पॉन्ड अगर हमारे बॉडी को पता चले तो भाई उसके लिए मिनिमम में -55 से लेकर -60 मिलीवोल्ट तक का यहाँ पे पोटेंशियल आना चाहिए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए पिछले वाले क्लास, क्लियर। तो पिछले वाले क्लास में मैंने तुमको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कंडीशन बताया हुआ था। आज हम लोग वहां से जो इंपल्स होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होने वाला रहेगा, इसका हम लोग कंडक्शन देखेंगे, ये आगे कंडक्ट होकर जाता कैसे है, क्लियर। और फिर इसका ट्रांसमिशन हम लोग देखेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये कैसे जाने वाला होगा। हालांकि वो बहुत ही ईजी है, उसके बारे में हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला टॉपिक में क्लियर कर चुका है। सेम प्रोसेस तुमको यहीं पे भी अप्लाई करना है। आ गया ये समझ में? सेम प्रोसेस बोलने का मतलब जैसे वहां पे एक न्यूरॉन और एक मसल्स लिए हुए थे, मसल्स को हटाओ वहां से, उसके जगह पे दूसरा न्यूरॉन फिट कर दो, सारा कुछ बाकी सेम होगा, क्लियर। तो मसल्स के जगह पे यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के पोजीशन पे तुम्हारा उसका डेंड्राइट आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो कल वाले टॉपिक से आगे कंटिन्यू किया जाए। अच्छा एक चीज शायद मैंने तुमको चैनल्स में मैंने 2 ही चैनल्स लिखवाया था, एक तो सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल, अच्छा देख लेते हैं, और एक उसमें से सोडियम पोटेशियम पंप लिखवाया था, एक और उसमें से लिख लेना सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। वेट, शायद नहीं लिखे थे कल उसको। हाँ यही था, इसमें एक और नहीं लिखे थे, ये लीकी चैनल लिखे थे ना, बस लीकी चैनल के बाद एक और इसमें से लिख लेना है तुमको, एक और आ जाएगा प्लस, वेट, लीकी चैनल प्लस सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो खाली वोल्टेज गेटेड चैनल लिख लो और सोडियम पोटेशियम ब्रैकेट में लिख लेना, वोल्टेज गेटेड चैनल, क्लियर। ये सोडियम के लिए भी होगा और साथ ही साथ में पोटेशियम के लिए भी होगा, ये कल छूट गया था यहाँ, क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिख लेना भाई, एक आ गया ये समझ में। चलो तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे पार्ट्स क्लियर हो चुके रहेंगे। ये याद रखना -70 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, क्लियर। और ये -70 मिलीवोल्ट इसको जरूरी भी है, क्योंकि -70 मिलीवोल्ट अगर इसके पास पोटेंशियल पहले से अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये एक्साइट ही नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो इसको एक्साइट बनाने के लिए, इसको एक्साइटेबल बनाने के लिए ये ऑलरेडी, ये पहले से ही क्या होता है, पोलराइज्ड रहता है। आगे ये समझ में, क्लियर। तो सारा डिटेल तो लिख ही लिया है क्या यहाँ पे, इसके लिए कुछ लिखना है क्या नहीं अलग से? और अलग तो नहीं रहा है भाई, सारा तो लिख ही लिया है। एक्सटर्नल फ्लूइड जो रहता है तुम्हारा रिच इन सोडियम होने वाला होगा, ये कहाँ गया, ये रिच इन पोटेशियम होने वाला है, कहाँ गया ये एक्सोप्लाज्म, रिच इन पोटेंशियल, सॉरी क्या बोल रहे थे भाई, पोटेशियम आयन हो जाएगा ये, क्लियर। और बाकी यहाँ पे तो लिख लिया एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज भी ये लिख ही लिए हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये तुम्हारा एक्सचेंज करता है क्या चीज, 2 सोडियम प्लस आयन और से 3 पोटेशियम प्लस आयन। और इनको एक्सचेंज करने के लिए एक चीज और यहीं पे चिपका लेना, यहीं पे एक चीज और चिपका लेना, इनको एक्सचेंज करने के लिए बेसिकली ये 1 एटीपी का एनर्जी यूज करेगा। तो 1 एटीपी एनर्जी यूज करके एक्सचेंज किसका हुआ है, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 एटीपी यूज करके 2 सोडियम आयन के बदले में 3 पोटेशियम आयन को एक्सचेंज किया जाएगा, क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलो भाई, तो ये था तुम्हारे कल तक का। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जो इंपल्स होता है, इंपल्स जनरेट कैसे होता है, ठीक है। यहां पे हेडिंग क्या लगाए थे, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स,
कंडक्शन एंड जनरेशन दोनों होना चाहिए। छोड़ो, यही रहने दो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हाउ इंपल्स जनरेट। ठीक है, हाउ इंपल्स जनरेट्स। अब ध्यान दो, ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले नंबर पे ये है तुम्हारा पोलराइज्ड स्टेट। क्लियर, ये पोलराइज्ड एक्सॉन है। इस केस में ऊपर के साइड में तुम्हारा होगा पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड में तुम्हारा होगा नेगेटिव चार्ज। अब मान करके चलो कि इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया गया, तो ध्यान देना यहीं पे, एक्सटर्नल स्टिमुलस जब भी आता है तो उसका भी तुम्हारा एक पोटेंशियल होना चाहिए। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होगा उसका मिनिमम पोटेंशियल जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो होता है -55 मिली वोल्ट। क्लियर, वो एक्चुअली -55 से 60 किसी किसी में तुमको देखने के लिए मिलेगा, बट -55 से लेकर के -60 मिली वोल्ट तक का मिनिमम पोटेंशियल एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं क्लीन है, चलो ठीक है। वो एक्चुअली में क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा है टाइप का लगा, नहीं क्लियर है। तो इस हिसाब से मिनिमम पोटेंशियल तुम्हारा कितना, -55 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट तक का होना चाहिए। अगर इतने पोटेंशियल का कोई स्टिमुलस आएगा तब जाकर के हमारा न्यूरॉन जो है उसको सेंस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ध्यान से समझो। अच्छा, पहले लिख लेते हैं, यहां पे कितना आना चाहिए स्टिमुलस, इसका मिनिमम में कितना होगा, -55 से लेकर के -55 टू -60 मिली वोल्ट, इतने का इसके पास मिनिमम में स्टिमुलस आना चाहिए। ये वो मिनिमम स्टिमुलस है। क्लियर, मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड, ये मिनिमम स्टिमुलस। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे याद करो, केमिस्ट्री में भी देखे हुए थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ रहा होगा कुछ। क्लियर, वैसे ही यहां पे भी ये तुम्हारा मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड अ स्टिमुलस, उसको रिस्पॉन्ड अगर हमारे बॉडी को पता चले तो भाई उसके लिए मिनिमम में -55 से लेकर के -60 मिली वोल्ट तक का यहाँ पे पोटेंशियल आना चाहिए। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्लियर, अब जैसे समझो, इससे अगर कम पोटेंशियल का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो उसको हम लोग सेंस ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे उसको एग्जांपल में समझ लो, तुम्हारे आजू बाजू में तो अभी भयंकर धूल पार्टिकल्स, मतलब डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं भाई, वो डस्ट पार्टिकल्स के पास भी अपना मास है, अपना उसके पास में जो भी पोटेंशियल वगैरह जो भी कुछ भी उसके पास होने वाला होगा वो सब कुछ, मतलब मास भी है, साथ ही साथ में उसका कुछ ना कुछ तुम्हारा और भी अदर सब्सटेंसेस भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे कुल मिलाकर के। अब जैसे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे तो बहुत सारे घूम रहे हैं, तो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल जब मेरे बॉडी को हिट कर रहा है तो मेरे को क्या सेंस हो पा रहा है क्या, तुमको क्या सेंस हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब क्या है कि वो जो स्टिमुलस है वो तुम्हारे बॉडी को मिनिमम में जो स्टिमुलस चाहिए, जितना उसको पोटेंशियल चाहिए, शायद उसके पास कंटेंट ना हो, या वो जब तुमको हीट कर रहा होगा तो उस टाइम पे ये मिनिमम में 55 मिली वोल्ट या फिर मिनिमम का जो -60 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तुम्हारा वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा होगा, इसी वजह से हमसे वो सेंस ही नहीं हो पाता। आ गया ये समझ में, क्लियर। तो मिनिमम में क्या चाहिए, -55 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट का स्टिमुलस चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मान करके चलो ये स्टिमुलस मिल गया, ये स्टिमुलस मिल गया किसी भी एक एक्सॉन या फिर न्यूरॉन को, इस जैसे ही स्टिमुलस तुम्हारे न्यूरॉन को मिलता है, क्लियर, वैसे ही न्यूरॉन जो रहता है इसका, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पहले तो सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल लिखे हुए थे। ध्यान देना, मैंने कल भी बताया हुआ था, एक बार फिर तुमको रिपीट करवा दूं, लीकी चैनल्स तुम्हारे बुक में डायरेक्ट नाम नहीं दिया हुआ है, और बुक में ये लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा मेम्ब्रेन होता है रेस्टिंग स्टेट में, ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सोडियम के लिए
नियरली इम्परमिएबल लिखा हुआ, मैंने इसको कल भी तुमको बताया हुआ था, ठीक है। और जो पोटेशियम रहता है इसके लिए ये मोर परमिएबल होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम ये अपने से ट्रांसफर होने देता है। और ये मैंने तुमको डायग्राम में भी बताया था, यहाँ पे इसमें सोडियम कम आते हैं और पोटेशियम इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा निकलते हैं। क्लियर क्लियर, मतलब वो ऊपर जा सकते हैं, सिंपल सी बात, आ गया ये समझ में, ठीक है। तो सोडियम नेग्लिजिबल ऊपर से नीचे आने वाले होंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन के केस में, ठीक है। और पोटेशियम इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा यहां से वहां शिफ्ट होकर के जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, तो इसको एक ध्यान दिए रहना। अब जैसे इसको स्टिमुलस आता है, जैसे इसको स्टिमुलस आता है, मैंने क्या बोला कि स्टिमुलस आने के बाद मैंने क्या बोला था, जब तक स्टिमुलस नहीं आता है तब तक तुम्हारा यहाँ पे पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन चल रहा होगा सोडियम और पोटेशियम आयन का। और वो जो सोडियम और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन पैसिवली चलता है बिना एनर्जी को यूटिलाइज किए हुए, ये तुम्हारा कहां पे, वो जो लीकी चैनल्स के थ्रू, समझ में आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे तुम्हारा स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आने के बाद अब लीकी चैनल्स जब चल रहा था तब ऊपर से नीचे सोडियम बहुत कम आ रहे थे यार, ना के बराबर आ रहे थे। अब जैसे स्टिमुलस आता है यहां पे तुम्हारा एक चैनल ओपन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सोडियम वीजीसी वोल्टेज गेटेड चैनल, मैं यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ हूं, तुम भी शॉर्ट में लिख सकते हो, पिछले वाले में तो फुल फॉर्म में लिखे ही हुए हो, ठीक है। वहां पे फुल फॉर्म में लिखे ही हुए हो, तो इसके वजह से यहाँ पे NaVGC सोडियम प्लस आयन लिख लेना और इसके लिए VGC लिख लेना। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लियर, ओपन। एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस या फिर आउटर रीजन टू इनर रीजन। क्लियर, एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन of sodium plus from outer या आउटसाइड टू इनसाइड, ऐसे लिख लो, आउटसाइड टू इनसाइड। पहले सोडियम बहुत कम आ रहे थे और पोटेशियम बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो ये जो बाहर का तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड का जो नेगेटिव चार्ज है मेंटेन होकर के रहता था। इसको मेंटेन करने के लिए एक और फैक्टर हम लोगों ने पिछले वाले में देखा हुआ था, नेगेटिव प्रोटीन्स। क्लियर, तो इसमें नेगेटिव प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेंटेन्ड थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तब के केस में बाहर से सोडियम जो है ये भर भर करके अंदर आने वाला है, और सोडियम तुम्हारा जैसे ही इनसाइड में बहुत ज्यादा अमाउंट पे आ जाता है तब के केस में इनसाइड का जो तुम्हारा चार्ज होगा ये पॉजिटिव हो जाता है और आउटसाइड का चार्ज जो रहता है ये तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है, मतलब चार्ज अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। और इस टाइम पे इस वाले मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होगा ये तुम्हारा राइज हो जाता है, राइज अप टू 30 प्लस 30 मिलीवोल्ट, एंड पोटेंशियल rise up to प्लस 30 मिलीवोल्ट। क्लियर, और ये जो प्लस 30 मिलीवोल्ट राइज हुआ है पोटेंशियल प्लस 30 मिलीवोल्ट तक। क्लियर, प्लस 30 मिलीवोल्ट राइज नहीं होगा, प्लस 30 मिलीवोल्ट तक ये क्या होता है, राइज होता है। तो ये जो तुम्हारा राइज इन पोटेंशियल है इसको हम लोग राइज इन पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये जो तुम्हारा राइज इन पोटेंशियल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। और एंड दिस राइज इन पोटेंशियल is known as impulse or action potential, impulse or action potential। क्लियर क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंपल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल। कब ये इंक्रीज हुआ है, इसको कब बोल रहे हैं हम लोग, जब तुम्हारा पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से इंक्रीज होकर के प्लस 30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है आफ्टर स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस के बाद। क्लियर क्लियर, स्टिमुलस के बाद ये तुम्हारा
चेंज, और ऊपर से ये तुम्हारा ये जो पोलैरिटी है ये भी चेंज हो जाता है। इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज या डीपोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड केस था, ये तुम्हारा डीपोलराइज्ड का केस आ गया। डीपोलराइज्ड हो गया ये, क्लियर। अब भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अब ये अनस्टेबल स्टेट है, कोई सा भी चीज अनस्टेबिलिटी को पसंद ही नहीं करेगा। अब के केस में ये डिपोलराइजेशन जो इसका हुआ है, ये तुम्हारा वापस से पोलराइज करने का कोशिश करेगा। तो वापस से जब ये पोलराइज करने का कोशिश करता है तो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा रिपोलराइजेशन, यहां से डीपोलराइजेशन हुआ है, हो रहा है, क्लियर। ये हो रहा है तुम्हारा डीपोलराइजेशन। तो ये डिपोलराइज्ड बन गया। अब यहां से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा रिपोलराइजेशन। क्लियर। अब रिपोलराइजेशन करवाने के लिए जाहिर सी बात है अंदर को फिर से नेगेटिव बनाना पड़ेगा और ऊपर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ था स्टिमुलस मिलने के बाद, क्लियर। पोटेंशियल जैसे तुम्हारा +30 वोल्ट तक चला जाएगा, मिली वोल्ट तक चला जाएगा, इसके बाद में फिर इसी में से तुम्हारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो चाहे तुम्हारा कोई सा भी चैनल हो, जो पैसिवली तुम्हारे आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाने वाले रहेंगे, सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन दिमाग में बिठा लो ऊपर से नीचे ही होगा, मतलब बाहर से अंदर ही होगा, क्योंकि बाहर में सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इवन हम लोग जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रहता है इसको हम लोग ओशियन ऑफ क्या बोलेंगे, सोडियम आयन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ओशियन ऑफ सोडियम आयन बोला जाता है। आ गया ये समझ में, क्लियर। चलो भाई, तो यहां से अब सोडियम का आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बाहर से इनसाइड में होने वाला होगा। अब जब तुमको इसको रिपोलराइज करवाना है तब के केस में अंदर को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना पड़ेगा और बाहर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां से तुम्हारा क्या बोल रहे थे उसको, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अगर ओपन होता है तो पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर होगा, इनसाइड से आउटसाइड होने वाला होगा। तो भर भर करके पोटेशियम जो है ये अंदर से बाहर जाएंगे और इसके पोटेंशियल को वापस से -70 मिलीवोल्ट तक अचीव करवाएंगे। तो होता क्या यहां से, नेक्स्ट रिपोलराइजेशन। इसके लिए क्या होगा, यहां पे पोटेशियम वीजीसी ओपन्स, पोटेशियम वीजीसी ओपन, क्लियर। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ओपन होते हैं क्या हो जाएगा, अंदर में फिर नेगेटिव होना चालू हो जाएगा और पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन अंदर से बाहर हो रहा है, क्लियर। ये K+ का इसमें भी बना लेना, इसमें भी क्या हो रहा था, सोडियम Na+ जो था ये बाहर से अंदर आ रहा था और इसमें पोटेशियम जो है ये अंदर से बाहर जा रहा है। तो अंदर से ये बाहर चला गया और बाहर जब चला जाएगा तो तब के केस में इनसाइड में भाई वो भी तो पॉजिटिवली चार्ज ही है ना, जब वो अंदर से बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर चला गया और इस केस में बाहर का जो पोलैरिटी है वो तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और इनसाइड का पोलैरिटी जो है तुम्हारा वापस से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना इस केस में बाहर के साइड में जो सोडियम प्लस आयन होना चाहिए था उसके बदले में पोटेशियम आयन चला गया और इनसाइड में जो तुम्हारा सिर्फ पोटेशियम आयन होना चाहिए, मतलब ज्यादा पोटेशियम आयन होना चाहिए, सोडियम एंट्री किया भाई तो बाहर तो निकला है नहीं, तो इसका मतलब अंदर में किसका 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 कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम का, क्लियर। और बाहर में किसका कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम का। आ रहा है समझ में, क्लियर। अब ध्यान दो, थोड़ा इसको छोटा बना ले, वेट। दिख रहा है क्या, लेटर्स दिख रहे हैं, हाँ दिख तो रहा है भाई, नहीं दिखेगा तो फिर पूछ लेना जो चीज नहीं दिखेगा। ठीक, चलो अब यहां से कहां गया, हाँ ये डायग्राम, अब इसको भी साइड करवा देते हैं, वेट। अब यहां से हम लोग आए यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक आ गए। यहां पे क्या हुआ है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया है
और साथ ही साथ में रिपोलराइजेशन हो रहा है किसका, इसका, और ये अब यहाँ पे रिपोलराइज्ड हो चुका, ठीक है। रिपोलराइज्ड हो चुका, लेकिन पोटेशियम वोल्टेज चैनल जो रहता है ये इतने ही में रुकता नहीं है, ये और ज्यादा टाइम तक के लिए जैसे खुल गया है, तब के केस में यहां से और ज्यादा पोटेशियम आयन जो रहते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर पोटेशियम आयन, तब के केस में अभी भी आउटसाइड में तुम्हारा तो पॉजिटिव ही रहने वाला होगा। इस केस में जो तुम्हारा पोटेंशियल है ये -70 मिली वोल्ट आ गया, क्लियर। अब जैसे मान करके चलो पॉजिटिव बाहर में है, नेगेटिव अभी इनसाइड में ही है, तब के केस में जब इसमें और पोटेशियम आयन ऊपर चले जाएंगे तो ये केस को हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, लिख लेना, हाइपर पोलराइजेशन। और इस टाइम पे जो इसका पोटेंशियल रहता है, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल रहता है, ये तुम्हारा हो जाता है -90 मिली वोल्ट, क्लियर। -70 जो था ये तुम्हारा पोलराइज्ड स्टेट था, इसके बाद में जैसे ही तुम्हारा -90 मिली वोल्ट हो जाता है, ये तुम्हारा हाइपर पोलराइज्ड केस में चला जाएगा। आया ये समझ में, क्लियर। अभी भी ध्यान देना, इन दिस केस, there is more potassium ion outside, there is more potassium ion outside and more sodium ion inside, इनसाइड। तो जाहिर सी बात है अब पोटेशियम को हमको उठा उठा करके भेजना है नीचे में, और उसके बदले में सोडियम को उठा उठा करके भेजना है ऊपर में, ताकि जो जहां पे जैसे था वो वैसे ही क्या हो जाए, वो वैसे ही वहां पे वापस पहुंच जाए, क्लियर। तो इतने को पहले लिखो, फिर एक छोटा सा लाइन लिखेंगे जहां पे कि तुम्हारा फंक्शन देखने वाले होंगे हम लोग सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप का। अब हीरो बनकर के आएगा सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, यहां से फेंक फेंक के बाहर निकालेगा सारे सोडियम आयन को, और ऊपर से फेंक फेंक के अंदर लेकर के आएगा किसको, सारे के सारे पोटेशियम आयन को। और इसी के बारे में हम लोगों ने अभी पिछले वाले टॉपिक में लिखा हुआ था कि एक एटीपी खर्चा करेगा ये 2 सोडियम को ऊपर भेजने के लिए, 3 पोटेशियम को अंदर लाने के लिए। आ गया ये समझ में, पहले इसको छापो फिर वहां उसको लिखते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। आज कम से कम मैं ब्रेन के एक आध लेयर तो निपटाए, मतलब ब्रेन का जो कवरिंग है ना, कवरिंग का लेयर कम से कम निपटाया। अच्छा यहीं पे लिख लोगे क्या, सोडियम पोटेशियम का भी एक लाइन, और बाहर में मतलब दूसरे पेज में कहां लिखोगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं, रुको यहीं पे चिपका लेंगे, हो जाएगा भाई, यहीं पे आ जाएगा। एक लाइन तो लिखना है उसके लिए, बहुत ज्यादा थोड़ी लिखना है। हाँ अब यहां यही इसी के नीचे में लिख लो, नाउ पोलराइजेशन इज, या ऐसे लिखो, पोलराइज्ड स्टेट इज अचीव्ड बाय सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। और सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप करेगा क्या, एक एटीपी को यूटिलाइज करेगा 2 सोडियम पोटेशियम को अंदर से बाहर भेजने के लिए, और 3 पोटेशियम, साथ ही में एक एटीपी खर्चा हुआ है, मतलब 2 पोटेशियम अंदर से बाहर चला गया, 2 सोडियम अंदर से बाहर चला गया और 3 पोटेशियम बाहर से अंदर आएगा, दोनों एक साथ एक ही एटीपी में, क्लियर। तो 2 एटीपी जैसे मान लो खर्चा किए हुए हैं, तो 4 सोडियम आयन अंदर से बाहर जाएगा, 6 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर आएगा। तो ये याद रखे रहना, क्लियर। सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप
क्लियर? ये क्या करने वाला है, 1 एटीपी यूज्ड इन 3 पोटेशियम लिख लो और 2 सोडियम लिख लो, इनको एक्सचेंज करवाने में, बस कंप्लीट। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हारा नहीं नहीं, अभी हम लोगों ने कंडक्शन नहीं देखा है पैदल, अभी हम लोगों ने कैसे ये जनरेट होता है वो देखा है। क्लियर? नर्व इंपल्स जो है ये जनरेट कैसे होता है वो देखा, अभी कंडक्शन देखेंगे, हालांकि जल्दी हो जाएगा वो, यही थोड़ा सा लेंदी था। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो पूरा। डन, वेरी गुड। अब इसमें क्या लिखे हैं, हाउ इंपल्स जनरेट। नेक्स्ट में लिखो हाउ इंपल्स कंडक्टेड। लिखो हाउ इंपल्स इज कंडक्टेड। क्लियर? तो जैसे मान करके चलो ये मैंने लिया हुआ है एक एक्सॉन, ठीक है, ये बाहर साइड में यहां पे पॉजिटिव और इनसाइड में यहां पे नेगेटिव, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो कंडक्शन कैसे होता है। मान लो स्टिमुलस आया, तो जाहिर सी बात है भाई एक्सॉन इतना इतना बड़ा होने वाला होगा, न्यूरॉन का लेंथ जो रहता है ये अप्रोक्सीमेट 2 मीटर का आ जाता है, तो एक्सॉन भी अच्छा खासा ही लेंथ का होने वाला होगा। अब हर एक पार्ट को थोड़ी ऐसे टच करते हुए जाएंगे टच सेंस करवाने के लिए किसी भी इंसान को, आ रहा समझ में? जैसे मान लो मेरे को अगर कोई टच सेंस करवाना चाहता है किसी भी पार्ट में स्किन को वो टच कर देगा, मेरे को पता चल जाएगा किसी ने टच किया हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि हाथ से या उंगली से लेकर के पूरे ऐसे सिर तक ऐसे टच करते हुए आएगा तब ना, ऐसा नहीं है। क्लियर? वो थोड़े से में ही पता चल जाता है। तो बेसिकली वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक रीजन में तुम्हारा स्टिमुलस आने वाला होगा। तो मान कर इसको हम लोग रीजन में डिवाइड कर देते हैं। मान लो चलो जैसे ये है रीजन ए, इसको मान लो ये रीजन बी और इसको मान लो रीजन सी। क्लियर? अब ये तुम्हारे सारे के सारे रीजन जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। किसमें है? रेस्टिंग, अच्छा इसी में लिख देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सारे के सारे होने वाले रहेंगे जितने भी रीजन बन करके आएंगे। जैसे ही स्टिमुलस आता है, आफ्टर स्टिमुलस, आफ्टर स्टिमुलस, जैसे ही स्टिमुलस आता है तब के केस में जिस रीजन में तुम्हारा क्या हुआ है, जिस रीजन में स्टिमुलस आया हुआ है, मान लो ए में आया है, ठीक है, मान लो ए में आया है आफ्टर स्टिमुलस, इसमें आने वाला है स्टिमुलस। जब इसमें स्टिमुलस आएगा तब के केस में वो सबसे पहले डीपोलराइज करेगा ए वाले रीजन को। मान लो मेरा ये हाथ हो गया, यहां को टच किया, इसको एक्सॉन समझ लो, इसको यहां पे मैंने टच किया, तो इतने रीजन में कुछ एक स्पेसिफिक रीजन होगा, उतने ही रीजन में ये अभी डीपोलराइजेशन होगा। आगे के अभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ही है, ठीक है, और ये कंडक्शन आगे बढ़ता है कैसे, अभी देखो। अच्छा वो तो रेस्टिंग में ही है, ठीक है। ध्यान दो, तो स्टिमुलस पहले ए वाले रीजन में आया है, तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगा इसका, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा डीपोलराइजेशन, और ये बन जाएगा माइनस से प्लस, प्लस प्लस ऊपर में आ जाएगा ये माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन या डीपोलराइज्ड। अभी भी वो दोनों किस में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। यहीं पे ध्यान देना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो, जैसे ये केस आता है, ठीक है, वेट, जैसे ये केस आता है, अब ये है तुम्हारा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। क्लियर? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में है, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट का फ्लो चालू हो जाएगा और एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आगे ये समझ में, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ है, सर्किट कंप्लीटेड इन ए एंड बी रीजन, क्या हो जाएगा यहां से, सर्किट
कंप्लीटेड इन ए एंड बी रीजन। क्लियर? ए और बी रीजन में जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो तुमको दिख रहा होगा ना ऊपर में सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ है। ऊपर में सर्किट जो कंप्लीट हुआ है ये प्लस सॉरी ये बी से ए की तरफ सर्किट कंप्लीट होगा और नीचे में ए से बी की तरफ होगा। पॉजिटिव उधर है, नेगेटिव इधर है, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होता है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव में चार्ज का तुम्हारा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये जो तुम्हारा पार्ट है ये अब हो जाएगा डीपोलराइजेशन में। ये चला जाएगा किसमें? डीपोलराइजेशन में। और ये किसमें आ जाएगा? रीपोलराइजेशन में, क्योंकि डिपोलराइज हो चुका था। अब ये तुम्हारा किसमें आएगा? रीपोलराइजेशन में। ये अब क्या हो जाएगा? डीपोलराइज। ठीक, तो नीचे के साइड में अब इसमें प्लस आ गया, ऊपर के साइड में अब इसमें माइनस आ जाएगा, और इधर में इस साइड में ये जो ए रीजन है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब रिपोलराइज्ड। ठीक है, ये रिपोलराइज हो जाएगा। और इस केस में नीचे में माइनस माइनस माइनस, ऊपर में प्लस प्लस प्लस। अब फिर यहां का तुम्हारा क्या हो गया? यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल सॉरी जो तुम्हारा सर्किट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस अब ये तुम्हारा वापस से किस में आना चालू हो जाएगा? रिपोलराइजेशन की स्टेट में आना चालू हो जाएगा ये। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिपोलराइज। वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होते जाता है और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो रहता है ये तुम्हारा कंटिन्यूअस वे में आगे बढ़ते जाएगा। दूसरा चीज समझना, यहां पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल करके आ रहा है, ठीक है, जैसे ये मान लो तुम्हारा रीजन ए हो गया, ये तुम्हारा रीजन बी हो गया, ये तुम्हारा रीजन सी हो गया। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये तुम्हारा ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे बढ़ते हुए जा रहा है। ये तुम्हारा कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे बढ़ते हुए जा रहा है। क्लियर? मतलब ऐसे पैदल चलते हुए, चलते चलते जा रहा है। ये समझ में आया? ये चलते हुए जा रहा है। तो बिना स्किप हुए ये अगर कंटिन्यूअस वे में ऐसे चलते हुए जाता है तो इस टाइप का इलेक्ट्रिकल इंपल्स तुम्हारा बन करके आता है। किसमें बोलोगे? तो ये होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आ गया ये समझ में? क्लियर है? तो वो अनमाइलिनेटेड का केस था। अब अगर तुम्हारा माइलिनेटेड न्यूरॉन है तब के केस में होता क्या? ध्यान दो। माइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में क्या होता है? ध्यान देना। अब जाहिर सी बात है माइलिनेटेड न्यूरॉन के केस में यहां पे तुम्हारा क्या बन करके आएगा? माइलिन शीथ। तो ये आ गया, इसका माइलिन शीथ एक, इसका ये मान लिया माइलिन शीथ, ये मान लिया माइलिन शीथ, ये मान लिया इसमें माइलिन शीथ, ये इसमें माइलिन शीथ और ये इसमें माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो स्वॉन सेल्स मान लो इसको अभी स्वॉन सेल है, अभी के लिए एज्यूम कर लो। क्लियर? ये हो जाएंगे अभी के लिए स्वॉन सेल। क्लियर? और यहां से आ जाएगा ये माइलिन शीथ। ये हो गया माइलिन शीथ। अब क्योंकि माइलिन शीथ तुम्हारे चार्जेस को आर पार होने नहीं देता, इसमें से हर पार्ट में से चार्ज आर पार होंगे तो ये प्लस माइनस तुमको पूरा कंटिन्यूअस दिख रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें तुम्हारे जो नोड ऑफ एनवियर्स है यही गैप्स में तुमको चार्जेस जो रहेंगे वो आगे पीछे अंदर बाहर होते दिखेंगे। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ यहीं पे दिखता है, नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहीं पे दिखता है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ यहीं पे, नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहीं पे, और ऐसे ही तुम्हारा आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो जब हम लोग इसको स्टिमुलस देते हैं इस केस में ध्यान देना,
स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद ये जो तुम्हारा प्लस चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस चार्ज। ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज। अब ध्यान दो, जब यहां पे तुम्हारा चार्ज आगे जाएगा, यहां से ये तुम्हारा कनेक्ट होगा, मतलब ये तो सर्किट अब कंप्लीट कर देगा। तो जब यहां से चार्ज इधर ट्रांसफर होने वाला रहता है, या इंपल्स जब इधर ट्रांसफर होने वाला रहता है, तो ये भाई बीच में तो चार्जेस है नहीं कि कंटिन्यूअस फॉर्म में जाए। तो बेसिकली ये करेगा क्या, यहां से यहां ये ऐसे उछल करके जाएगा। क्लियर, इसको ये क्या होगा, उछल करके जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जंपिंग, जंपिंग कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, जंपिंग कंडक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे जंपिंग कंडक्शन। क्लियर, जंपिंग कंडक्शन। देखो मैं बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, बता सारा कुछ रहा हूं। तो एलिमेंट्स तुम अपने कॉपी में वही सारे लिखो जो तुमको समझ में आते जाए। क्लियर, इसको क्या बोल रहे हैं, जंपिंग कंडक्शन। ये कंडक्शन इसके कंपैरिजन में 20 टाइम्स मोर देन, सॉरी 20 टाइम्स फास्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 टाइम फास्टर, 20 टाइम्स फास्टर कंडक्शन। फास्टर देन लिखो, फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, 20 टाइम्स फास्टर देन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर, आ गया ये समझ में। छापो, ये तुम्हारा ऊपर का है ना, उसका आधा पार्ट भाग गया क्या, वेट। आ गया होगा पूरा समझ में, ठीक है। छापो, पूरा छापो। हाँ, एक चीज और, कुछ एलिमेंट्स मान लो पूछ नहीं पाते हो, भले वो तुमको याद रहे, बाद में जैसे याद आ जाता है, पूछ नहीं पाते हो, तो मैं तुमको बढ़िया सा उपाय बता रहा हूं। अगर मेरे से नहीं पूछ पाओगे तो कम से कम मैं एनसीईआरटी का बुक खोल लिया करो। यहाँ पे मेरा क्लास लेने के बाद में एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो जब एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो तुमको ये आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में उसके लिए हम लोग को स्टेटमेंट लिखना क्या है। ठीक है, क्लियर, तो ये तुम्हारे लिए एक हिंट समझ लो। क्लियर, चलो 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 जल्दी फटाफट इसको छापो, तो फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। हाँ, गुड, वेरी गुड। साल्टेटरी, साल्टेटरी कंडक्शन भी इसी को बोला जाता है। क्लियर, वो नाम भी लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी और जंपिंग कंडक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्लियर है, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो इतने को। ये नीचे का माइलिनेटेड का केस है और ऊपर का अनमाइलिनेटेड का केस है। ठीक, तो इस टाइप से कंडक्शन ये समझ में आ चुका रहेगा ना भाई। ज्यादा तो कुछ इसमें हैवी था नहीं, कुछ नहीं, बस चार्जेस को पहले तुमको चेंज करना है, मतलब आयंस को तुमको चेंज करना है और कंडक्शन को आगे बढ़ाते हुए चलना है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन थ्रू हम लोगों ने एक्सॉन देखा है। क्लियर, अभी हम लोग देखेंगे कि जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स बोलने का मतलब दो डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच का रीजन। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, पूरा हम लोगों ने डिटेल में पिछले में कर चुका है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के केस में। ठीक है, जल्दी छापो, जल्दी उसको थोड़ा सा स्पीड में निपटाएंगे। लिखो लिखो लिखो, डन, वेरी गुड। आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहां से, क्या बोल रहे थे भाई, साइनेप्स लिखो। साइनेप्सिस, क्लियर। देखो बहुत सारी डिटेल में मैं यहाँ पे तुमको लिखवाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम तुमको बता दे रहा हूं, पूरा 100% इसी में तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलो भाई देखो। हाँ, स्टेटमेंट लिखना चाहो तो वो स्टेप बना बना करके लिख सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सॉन 1, ऐसे लिखो।
न्यूरॉन 1। क्लियर। और नीचे में पिछले में जो हम लोगों ने मसल्स लिया हुआ था, मसल्स ना लेकर के यहाँ पे तुम क्या लेने वाले रहोगे, न्यूरॉन ले, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट लेने वाले रहोगे। ये एक्सॉन हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा साइनेप्टिक नॉब। और उसके बाद में फिर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा क्या, डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन 2, यहां पे लिख लेना एक्सॉन, ये साइनेप्टिक नॉब ऑफ न्यूरॉन 1। न्यूरॉन 1 यहां से क्या हो जाएगा, डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन 2। क्लियर। जैसे वहां पे मसल्स के पास में तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स लगे हुए थे, वैसे ही इसमें भी तुम्हारे कौन से वाले, डेंड्राइट में, डेंड्राइट्स में क्या लगे हुए रहेंगे, यहाँ पे तुम्हारे रहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। ये क्या हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। क्लियर। अब समझो, ये जो पार्ट है ये तुम्हारे ऊपर का पार्ट है, तो इसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है तुम्हारा फ्लूइड फील्ड रहता है, ठीक है, तो फ्लूइड फील्ड रीजन हो रहेगा, फ्लूइड फील्ड गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फ्लूइड फील्ड गैप। क्लियर। क्या आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद में ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये नीचे का मेम्ब्रेन जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। और ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, साइनेप्स। आ गया ये समझ में। अब बाकी तो स्ट्रक्चर तुमको पता ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके पास में प्रेजेंट होता है वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट होगा, वेसिकल्स। अब इन्हीं वेसिकल्स में भरा हुआ रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हीं वेसिकल्स के पास भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, और वही न्यूरोट्रांसमीटर इसमें रिलीज किया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलाइन ना लेना, यहाँ पे वो सिर्फ मसल्स के केस में होता है एसिटाइल कोलाइन। न्यूरॉन के केस में तुम्हारे बहुत सारे, जैसे एक्साइटेबल, तुम अभी देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के ज्यादा है नहीं, बस एक लाइन ही लिखना है। न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटेबल, एक होता है नॉन एक्साइटेबल, मतलब इनहिबिटरी। क्लियर। एक इनहिबिटरी तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इनहिबिट करने वाले रहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को। क्लियर। जैसे उसके लिए तुम्हारा गाबा आ जाता है, गाबा एक रहता है, ग्लाइसिन आ जाता है। क्लियर। और भी आते हैं, जैसे डोपामीन आ जाएगा, सेरोटोनिन आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, ये तुम्हारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और एक्साइटेटरी वाले तो पता ही है, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, और साथ ही साथ में नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, एक्साइटेबल हो जाएंगे। लिखेंगे उसको आगे में। तो ध्यान देना, यहां से तुम्हारे अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। अब ध्यान दो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं, जब न्यूरल सिग्नल यहां तक पहुंचेगा, एक्सॉन टर्मिनल तक आता है, तब उसके बाद यहां से तुम्हारा एक नया चैनल ओपन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो पता ही होगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल के थ्रू तुम्हारा कैल्शियम आयन एंटर करेगा। कैल्शियम आयन जैसे ही एंटर करता है, ये यहां से वेसिकल से, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाएगा। यहां से क्या करवाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाएगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा तुम्हारा नेक्स्ट एक्सॉन का, सॉरी नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट, उसको ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फिर यही कंडक्शन आगे बढ़ा लेगा, सिंपल सी बात। क्लियर, सिंपल है। सेम वही चीज पढ़े हुए हैं जो हम लोगों ने पिछले में देखा हुआ था, बस चिपका लो फ्लो डायग्राम के हिसाब से ऐसे।
nerve impulse comes to axon terminal. होगा क्या? कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम एंटर्स टू साइनेप्टिक नॉब. जैसे ही साइनेप्टिक नॉब में एंटर करेगा, वेसिकल्स रिलीज कर देंगे क्या चीज? न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, वेसिकल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्लियर. न्यूरोट्रांसमीटर से ये रिलीज करने वाले, यहीं पे लिख लें क्या इसका टाइप? चलो बाजू में लिख लेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स. ठीक है, वेसिकल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, और यही न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं ये रिसीव्ड बाय receptors present on the surface of postsynaptic membrane. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और कंडक्शन तुम्हारा आगे फिर वही कंटिन्यूअस होते जाएगा. ठीक है, क्लियर. चलो अब इतने को लिखो. अब यहाँ पे बाजू को लिखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक बार. टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक, एक होता है एक्साइटेटरी, और एक होता है इनहिबिटरी. क्लियर. एक्साइटेटरी मतलब जो कि तुम्हारे नर्व इंपल्स को कंडक्ट करवाएगा, आगे कंटिन्यू करवाएगा. तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में बेसिकली क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाएगा तुम्हारा एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन. क्लियर. नॉर एपिनेफ्रिन और भी आ जाएंगे बहुत सारे. और इनहिबिटरी जो रहता है ये तुम्हारे कंडक्शन को इनहिबिट करता है. क्लियर. ये कंडक्शन को एक्साइट करेगा, मतलब उसको कंटिन्यू करेगा, और ये तुम्हारे कंडक्शन को इनहिबिट करता है. जिसको याद नहीं आया लिख लेना. इनहिबिट्स कंडक्शन, ऐसे शॉर्ट में लिख ही दे रहा हूं. इनहिबिट्स कंडक्शन. इसका भी अलग मैकेनिज्म होता है. जब ये इनहिबिटरी, मान लो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारा इनहिबिटरी वाला आएगा, जैसे ये यहाँ पे आता है इसके बाद फिर यहाँ पे ये क्लोरीन चैनल खोल देता है, क्लोराइड चैनल खोल देता है. फिर क्लोराइड जो है यहाँ से ये अंदर चले जाएंगे. जब क्लोराइड यहाँ से अंदर चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा अंदर में नेगेटिवली चार्ज आ जाता है. आ गया ये समझ में? बहुत ज्यादा अंदर में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से आगे का ट्रांसमिशन तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं हो पाता. खैर वो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, तो उसको मारो अभी इग्नोर. क्लियर. तो यहाँ से एपिनेफ्रिन हो गया, यहाँ से इनहिबिटरी. एग्जांपल में इसमें क्या क्या आ जाएगा? एग्जांपल में आ जाएगा गाबा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर. अरे लिख लो अभी, प्रीवियस मतलब तुमको आगे का क्लासेस में कहीं ना कहीं पे मैं इसको बताऊंगा. गाबा हो गया, ग्लाइसिन हो गया. क्लियर. और तुम्हारा क्या क्या आता है बोलोगे? यहां से तो डोपामीन आता है. क्लियर. एटसेट्रा लिख लो. सेरोटोनिन आता है. भरे पड़े हैं भाई इसमें, दोनों के नाम भरे. अभी लिखवाना चालू करो तो पता नहीं 15-20 तो ऐसे मतलब कई लिखवा देंगे यहाँ. क्लियर. तो इस हिसाब से सिर्फ इतना ही नाम लिखो. अभी क्या क्या आ जाएगा यहाँ से? बस इतना ही है. चलो भाई जल्दी इसको लिखो. इसके बाद में फिर हम लोग साइनेप्स के दो टाइप्स देखेंगे. एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है केमिकल. ये जो दिख रहा है तुमको, ये केमिकल साइनेप्स है. क्लियर. केमिकल साइनेप्स हमारे बॉडी में मोस्टली केमिकल साइनेप्स ही होते हैं, और कुछ हम लोग देखेंगे अभी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर उसका थोड़ा सा डिफरेंस लिख लेंगे. फिर इतने में तुम्हारा साइनेप्स भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा.
ये कंडक्शन थ्रू साइनेप्स ना, इसको लिए लिख लेना। कंडक्शन थ्रू साइनेप्स, ये स्टेप्स, ठीक है। चलो भाई लिखो, जल्दी लिखो। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ साइनेप्स, छोटा सा ये, बहुत ज्यादा है नहीं, लिखो। टाइप्स ऑफ साइनेप्स, ठीक है। तो यहां से दो टाइप्स इसके निकल करके आएंगे। एक को हम लोग बोल रहे हैं केमिकल साइनेप्स, और एक को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। पहले डिफरेंस लिख लेते हैं, फिर एक एक का मीनिंग तुमको मैं समझा दूंगा। लिखो, जैसे सबसे पहले मैं यहां पे आ जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर। केमिकल में ये तुम्हारा ज्यादा साइज का होता है, तो मोर। क्लियर। और इसमें तुम्हारा छोटा होता है, लेस। ठीक, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होने वाला होगा। नेक्स्ट, गैप जंक्शन। अब देखो गैप जंक्शन होता क्या है। जैसे मान करके चलो ये है तुम्हारा साइनेप्टिक नॉब, और दूसरे का ये आ जाएगा यहां से क्या चीज, दूसरे का मान लो यहां से आया हुआ है डेंड्राइट। क्लियर। तो ये जो तुमको गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, बेसिकली इसको नहीं बोलते गैप जंक्शन। बोलने का मतलब क्या होता है, इन गैप्स के बीच में तुमको जंक्शन मिलता है, ऐसे समझो। इसके बीच में, इनके बीच में तुमको कोई जंक्शन नहीं दिख रहा है। अभी देखो एक और, ये तुमको बीच बीच में दिख रहा है, ये टनल के जैसे होता है। समझ में आ रहा है, टनल के जैसे। मतलब समझो, ये पिछले वाले में जब ये एक ही ऑप्शन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे ऊपर से, रिसीव करेगा नीचे में, नीचे से, क्योंकि रिसेप्टर्स लगे हुए नीचे में, ठीक है। ऊपर वाला कभी भी रिसीव नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ ऊपर से नीचे ही आ पाएगा इसमें। क्लियर। अब मान करके चलो कि मैं इसको ऐसे रिसेप्टर्स और ये न्यूरोट्रांसमीटर को इतना इतना वाइड जगह पे ना छोड़ करके यहां पे मैं ऐसे पाइप बना देता हूं, ऐसे टनल बना देता हूं मान लो। क्लियर। तो रिसेप्टर्स का काम ही नहीं है वहां पे, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आसानी से तुम्हारे वो टनल के थ्रू इसमें चला आएगा। आ रहा समझ में, तो आसानी से जब ये आ जाएगा तो अब टनल तो उसको रोकेगा नहीं ना वापस जाने में, तो ये आ भी सकता है और जा भी सकता है अगर इसको टनल मिल जाए तो। लेकिन जब तक तुम्हारे रिसेप्टर्स पे ये डिपेंडेंट होने वाला रहेगा, तो रिसेप्टर्स जब तक रहेगा तभी ये तुम्हारा ट्रांसमिट होगा, और एक ही डायरेक्शन में। और अगर टनल लग जाए तो दोनों डायरेक्शन में ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बीच में टनल का काम करता है तुम्हारा जंक्शन गैप या गैप जंक्शन। आ गया ये समझ में, ठीक है। चलो, तो बेसिकली जो तुम्हारे ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वाला। क्लियर। और केमिकल वाला तो ये तुम्हारे इधर बनाए हुए थे, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, गैप जंक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। इसमें एब्सेंट, जरूरत ही नहीं है। क्लियर। अब इसके हिसाब से तुम्हारा ट्रांसमिशन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल। उल्टा लिख दिए क्या, इसमें एब्सेंट होगा भाई और इसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में वो प्रेजेंट होता है, और इसमें यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा।
रिसेप्टर तो नीचे में ही लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो कूद करके नीचे ही उतरेगा। अब इधर से उधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर में कोई रिसेप्टर ही नहीं है। लेकिन इसमें तुम्हारा एक टनल के जैसा काम होता है, टनल के जैसा, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहेंगे वो आसानी से पास हो जाते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बाई डायरेक्शनल। क्लियर? कंडक्शन इसमें स्लो होता है, उसमें फास्ट होता है। फास्ट वो भी है लेकिन इसके कंपैरिजन में स्लो है, सॉरी, फास्ट ये भी है लेकिन उसके कंपैरिजन में स्लो है। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा, ये स्लो कंडक्शन। और जाहिर सी बात है इसमें तो बीच में तुम्हारा गैप आया हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक भी लग रहा है, इसमें तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, कंटिन्यूअस होते जाएगा। तो ये क्या होता है तुम्हारा फास्टर कंडक्शन। क्लियर? लिखो इसको जल्दी, फटाफट लिखो। डन, वेरी गुड। तो इतने में से तुम्हारे आधा पार्ट से ज्यादा खत्म हो गया, आधा पार्ट, एक ही क्लास बचेगा। क्लियर? इसमें हम लोग देखेंगे अपने ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो पहले ब्रेन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। ठीक, और सीएनएस में भी हम लोग किसको पढ़ना है, ब्रेन। क्लियर? सीएनएस में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन को जानने से पहले ब्रेन के प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में जान लेते हैं कि इसमें तुम्हारे क्या क्या टाइप के कवरिंग मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो देखो यहां से मे भी इसका 10th वालों को मैंने एक एग्जाम भी बताया, सॉरी इमेज भी बताया हुआ है। क्लियर? तुम में से कोई अगर यहाँ पे 10th पढ़े हुए थे तो तुमको भी बताया गया है सेम इमेज, ठीक है। तो एक बार देखेंगे उसको खोल के, वेट पहले देखते हैं इसमें से। तो बेसिकली जो तुम्हारा ब्रेन रहता है, तुम्हारे लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होने वाला होगा। तो पहले इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आता है, ये मान करके चलो ये आउटर मोस्ट लेयर आया। क्लियर? इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रेनियम, क्रेनियम। क्लियर? इसके नीचे में फिर एक तुम्हारा एक और लेयर आएगा, भाई इसका थिकनेस इतना पतला है, थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर पेंटर बनना पड़ता है। ये ये इसका आ जाएगा सेकंड लेयर। इसको मतलब ये पहला ही लेयर है, मान क्रेनियम के बाद ये पहला लेयर है, ये खोपड़ी के बाद पहला लेयर आएगा नीचे का। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। इसको बोला जाएगा ड्यूरा मैटर। क्लियर? इसके नीचे में तुमको एक और लेयर देखने के लिए मिलेगा, जाली टाइप से। ठीक, ये जाली टाइप से तुमको देखने के लिए मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एरेक्नॉइड। इसको क्या बोलेंगे, एरेक्नॉइड। क्लियर? ये कैसे होता है, वेब, मतलब जाली जैसे होता है। क्लियर? ये समझ में आ गया रहेगा। इसके बाद एक और लेयर तुमको देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं पाया मैटर। ये हो जाएगा यहां से पाया मैटर। अच्छा इसको इधर ही लिखते हैं, वेट। इसको बोलते हैं हम लोग पाया मैटर। क्लियर? पहले ये स्ट्रक्चर बना, फिर दोनों फ्लूइड्स को देखेंगे। दोनों इसके बीच में दोनों में फ्लूइड्स भरा हुआ है, और नीचे में तुम्हारा आ जाएगा यहां से ब्रेन। अच्छा वेट वेट वेट, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा के।
ये हो जाएगा मान करके चलो ब्रेन। ये हो जाएगा ब्रेन। क्लियर? लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर इसके फ्लूइड्स के बारे में लिखेंगे दो एक एक लाइन, और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। डन, वेरी गुड। चलो अब समझो, यहां पे नाम याद करना बहुत इजी, इसीलिए दोनों का नाम अभी बचा करके रखे थे। ध्यान दो, सब का मतलब होता है नीचे। क्लियर? वो याद करो, सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड के क्लास में तुम लोग पिछले साल पढ़े हुए रहोगे, और अभी अभी मैंने पिछले वाले क्लास में तुमको बताया हुआ था। जो एक ग्लैंड रहता है ये मैंडिबल और मैक्सिले के पास में, इसको हम लोग सब मैंडिबल बोलते हैं, सब मैक्सिले बोलते हैं। मतलब मैंडिबल और मैक्सिले के नीचे के साइड में वो प्रेजेंट होने वाला होगा, मतलब नीचे के साइड में। तो जो जो जिसके जिसके नीचे में, बस उसी के नाम से उसके स्पेस ले लो, स्पेस बोल दो। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर? और इसको हम लोग बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। इसमें क्या फील रहता है बोलोगे, तो सेरिब्रल स्पाइनल, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भी प्रेजेंट होता है तुम्हारा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी रहता है, साथ ही साथ में एक नॉर्मल फ्लूइड भी रहता है, जिसको हम लोग सीरस फ्लूइड बोलते हैं, सीरस फ्लूइड। क्लियर? सीरस फ्लूइड रहता है, हालांकि उतना डिटेल तुमको नहीं देखना है, इसके लिए याद रखना सब। इसमें क्या लिख रहे थे भाई? हाँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लिख रहे थे। क्लियर? इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो सीरस फ्लूइड। ये सीरस फ्लूइड कंटेन करने वाला होता है, उसमें भी तुम्हारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो जाएगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो सीरस फ्लूइड मतलब एक तरीके से नॉर्मल फ्लूइड ही है, और ये कंटेन किए हुए रहते हैं। इस टाइप से हम लोग के ब्रेन के डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आ गया ये समझ में? क्लियर है? ध्यान देना, ये जो तुम्हारा ड्यूरा मैटर है, ये तुम्हारे स्कल खोपड़ी से अटैच रहता है, और ये जो तुम्हारा पाया मैटर है, तुम्हारे ब्रेन से अटैच रहता है, ब्रेन से अटैच रहता है, अटैच्ड विद ब्रेन। आ गया ये समझ में? बस ये है तुम्हारे डिफरेंट लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन, डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ब्रेन। क्लियर? क्लियर? बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी, दो नाम लिखो। अच्छा हाँ, इसका नाम तो लिखे ही नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा मेनिंजेस, ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर्स। इसको बोलते हैं हम लोग मेनिंजेस। क्लियर? इसमें खराबी आया तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, उतना कभी काम का नहीं है। चिपकाओ तो इसको जल्दी। हो गया क्या? डन, गुड, वेरी गुड। अब हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्लो डायग्राम आज करवा दें क्या? चलो करवा देते हैं फ्लो डायग्राम। लिखो नेक्स्ट। लिखोगे क्या? सीएनएस का ही बनाना है। ब्रेन, ब्रेन का फ्लो डायग्राम। देखो, बेसिकली ब्रेन के तुम्हारे तीन पार्ट्स होते हैं। क्लियर? बेसिकली ब्रेन के तुम्हारे तीन पार्ट्स होते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा यहां से फोर ब्रेन, एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा मिड ब्रेन, एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा हाइंड ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बोलोगे, तो इसका एक पार्ट हो जाएगा तुम्हारा सेरिब्रम, एक आता है ऑल्फैक्टरी लोब, हालांकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ऑल्फैक्टरी लोब नहीं दिया है। ठीक, एक यहां से आ जाएगा तुम्हारा डाइंसेफ्लॉन, ब्रेन को बोलता है इंसेफ्लॉन, ये भी याद रखे रहना।
ठीक है। एक आ जाएगा यहां से डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन में बेसिकली तुम्हारे 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है एपिथैलेमस, एक आ जाएगा थैलेमस, और एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा हाइपोथैलेमस। इसके रूफ में, डाइंसेफ्लॉन के रूफ में तुमको देखने के लिए मिलता है एपिथैलेमस, क्लियर। और उसके मिड में तुमको देखने के लिए मिलेगा थैलेमस, और उसके साथ साथ जो नीचे वाला पार्ट है उसका जो फ्लोर रहता है, यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलता है हाइपोथैलेमस, क्लियर है। यहाँ पे तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपोथैलेमस, क्लियर। इतना समझ में आ गया रहेगा। वो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, वो सब आएगा इसमें, लेकिन उसको भी ना लिखो, ठीक है। हिप्पोकैम्पस आएगा, एमिगडाला आता है, तो ये सब इसमें आएंगे, बट उसको भी ना लिखो इसमें, इसको हम लोग सब सीधा डिटेलिंग करने के टाइम पे लिखेंगे। मिड ब्रेन का तुम्हारा कोई सा भी टाइप हुआ, मतलब इसको, इसका क्लासिफिकेशन तुम्हारे बुक में दिया नहीं है। बेसिकली इसको हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये तुम्हारे बुक में दिया है, क्लियर। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लियर। और एक होता है सेरिब्रल पिडंकल, क्लियर। क्या होता है, एक सेरिब्रल पिडंकल। तो छोड़ो, सेरिब्रल पिडंकल का तो नामो निशान नहीं है तुम्हारे बुक में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दिया हुआ है, 4 स्वेलिंग्स इसमें मिलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ऊपर और ऊपर 2 नीचे 2 करते हुए 4 स्वेलिंग डोर्सल पार्ट में होता है, डोर्सल पीछे के साइड में, क्लियर। पीछे के साइड में 4 स्वेलिंग्स होते हैं, 2 ऑडियो रिफ्लेक्सेस के लिए होता है, 2 विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए होता है। उसको वहीं पे डिटेल में देखेंगे, थोड़ा मोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। तुम्हारे बुक में तो कुछ भी दिया नहीं है, क्लियर। बाकी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो मिड ब्रेन का टाइप्स अभी छोड़ दो। हाइंड ब्रेन के बेसिकली तुम्हारे 2 होते हैं, पोन्स, मेड्यूला। अच्छा, इसको नीचे में लिखते हैं, ऊपर में आ जाएगा सेरिबेलम। हालांकि वो इसको कहीं पे भी लिखेंगे तो चलेगा, बाकी एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। एक आ जाएगा सेरिबेलम, वो सेरिब्रम है, लिखे हैं कि नहीं, हाँ वो सेरिब्रम है। ये हो जाएगा सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। मेड्यूला बोलो या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बोलो, दोनों उसी को बोलते हैं। मेड्यूला, यहाँ पे ऑब्लोंगेटा, मैं लिख ही देता हूं भाई पूरा नाम। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, बुक में इसी के बारे में डिटेल है। ये तो 3-3 4-4 लाइन में खत्म है, ठीक है। 3-3 4-4 लाइन में ये दोनों खत्म है। देखेंगे कल कितना स्पीड में निपटा पाते हैं। कल तो पूरा टाइम तो खाएगा, कम से कम में 1.5 घंटा ये ले ही जाएगा मान करके चलो, ठीक है। 1 सवा 1.5 घंटा ये आसपास में खा ही जाएगा। तो चलो आज के लिए हम लोग को इतना ही देखना है। इतने को डिटेल में कल हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। लिख लो, इसमें को लिख लो जल्दी, ये फ्लो डायग्राम बनाओ जल्दी। जल्दी बनाओ जल्दी, तब तक मैं इसको सेव कर लेता हूं और फिर हम लोग चलेंगे इसके इमेज देखने। एक सेकंड ना, एक सेकंड। ठीक, चलो लिखो 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 स्पीड में। अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया भाई तुम्हारा डिटेल। अब आगे देखो, इतना ही हम लोग को कल कवर करना है। इतना ही कवर करने के लिए बचा है, इतना बस, ठीक है। फिर चैप्टर कंप्लीट। तो कल हो जाना चाहिए, क्या हो ही जाएगा, किसी भी हाल में करवाएंगे कल कंप्लीट। ज्यादा थोड़ी खींच पाएंगे, मैं तो पहले ही बोला हूँ, छोटा वाला चैप्टर है। आंख नाक कान, सॉरी आंख कान रहता तो भी थोड़ा सा टाइम लग जाता। भाई 10th वालों के में बढ़िया डायग्राम करवाया गया है, मतलब उनको बढ़िया डायग्राम करवाया, मेरे को याद ही नहीं था, नहीं तो ये सब तुम्हारे में भी शिफ्ट मार देते। हालांकि करेंगे कल, देखेंगे, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्स सेक्शन तो तुम्हारे में नहीं, रिफ्लेक्स आर्क तो है ये नहीं, ठीक है। और ये हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। ये 10th वालों का है ना, 10th वालों का, ये तुम्हारा नहीं है।
ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा ये एक्सॉन, ये तो खैर उतना डिटेल वहां पे भी नहीं दिखाया जाता। चलो ये एक्सॉन, एक्सॉन ये साइनेप्स हो गया ना, ये एक्सॉन से एक्सॉन में ये तुम्हारा ट्रांसफर होकर के आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा साइनेप्स, लिखा है ना यहाँ पे साइनेप्स, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब पढ़े हुए हैं, चलो ठीक है। ये देखो ब्रेन, ये सब कल हम लोग कवर करेंगे, सब कल कवर करेंगे कल। देखो ये है तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, लेयर्स, ठीक। ये बोन दिख रहा है, बोन, खोपड़ी का बोन, बोन हो गया, बोन के नीचे में क्या दिख रहा है, ड्यूरा मैटर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, हाँ जितना भी दिख रहा है इसमें देखो, फिर नेक्स्ट वाले डायग्राम में डिटेल दिखेगा, अभी क्योंकि लेवलिंग उसमें ज्यादा नहीं है ना, मे बी ड्यूरा मैटर हो गया, उसके बाद में एरेक्नोइड लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर तुम्हारा पाया मैटर, पाया मैटर लिखा, बीच के तुम्हारे फ्लूइड्स के बारे में इसमें कोई डिटेल नहीं बताया गया है, ये होते हैं देखो ध्यान से, ड्यूरा मैटर ऊपर की तरफ में, ऊपर से देखो ये मैंने बोला था एरेक्नोइड जो रहता है जाली जाली की तरह के जैसे होता है, तो ये जाली जाली के जैसे तुमको दिख रहा होगा, क्लियर, जाली जाली के जैसे दिख रहा होगा, हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा, ये जाली जाली के जैसे दिख रहा होगा, इसके नीचे में जस्ट यहाँ पे देखो तुमको पाया मैटर दिख रहा है, फिर पाया मैटर, और पाया मैटर ये रेड कलर के सरफेस के साथ में अटैच्ड है, और यही तुम्हारा क्या है, ब्रेन, एक्चुअली में फ्लूइड के बारे में इसमें भी नहीं दिखाया गया, ये तुमको बीच बीच में गैप दिख रहा है ना, गैप, इसमें तो छोटे छोटे गैप्स, हालांकि छोटे ही गैप्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, 2-3 मीटर का थोड़ी गैप रहेगा, छोटा छोटा गैप रहता है, क्लियर, इसी में तुमको वो फ्लूइड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो इस हिसाब से ये अरेंज होकर के रहता है, दिख रहा है ना क्लियर, इसमें तो बड़ा बेहतरीन क्लियर दिख रहा है। चलो भाई, तो इतने में से हो गया तुम्हारे ब्रेन का कवरिंग लेयर, मतलब प्रोटेक्टिंग लेयर, प्रोटेक्टिंग कवरिंग लेयर, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जो है ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग फोर ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, क्लियर, कल कंप्लीट उसको करते हैं फिर, क्लियर। इतने में से अगर किसी को डाउट हो तो इधर क्लोज करते करते उधर डाउट के क्वेश्चन पूछो। हाँ एक चीज और, बहुत सारे लोगों को वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलने से उसका कलर मतलब कैसा दिखता होगा वो सब, ये है, दिख रहा है, छोटे से डब्बे में इसको रखा हुआ है, पेल येलो कलर का दिख रहा होगा, और मैं हम लोगों ने प्लाज्मा को भी ऐसे ही देखा हुआ था। तो भाई ब्लड से निकलने वाले सारे मैक्सिमम मटेरियल्स जो कि तुम्हारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी कंटेंट नहीं करते, आरबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी थोड़ा मोड़ा अमाउंट पे होता ही है, वो हम लोगों ने सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ब्लड के केस में भी देखा हुआ था, क्लियर। तो ब्लड से जितने भी तुम्हारे लिक्विड्स बाहर निकल करके आते हैं, ठीक है, वो तुमको पेल येलो टाइप से देखने के लिए मिलेंगे, तो ये भी तुमको पेल येलो में हल्का सा दिख रहा होगा, यही है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, रियलिटी वाला है भाई, वैसे इमेज या फिर ड्रॉ किया हुआ नहीं है, दिख रहा ना इंसान का रियल हाथ है वो, और ये एक्चुअल में तुम्हारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही है, क्लियर, ठीक है। बस अब इसके बाद फिर ये ग्लैंड्स वगैरह ये हमारे अगले वाले चैप्टर का है, तो नहीं है किसी को, अच्छा नो डाउट, क्लियर, गुड गुड वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं है इतने में, बहुत बढ़िया, इतने एलिमेंट्स को याद करके रखना, और ये जो आज हम लोगों ने क्या बनाया है फ्लो डायग्राम, वो तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कल हम लोग इसी को जल्दी निपटा पाएंगे फिर, ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे